झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र का आज अंतिम और चौथा दिन था। ऐसे में कह सकते हैं कि आज सदन पूरा दिन चला। प्रथम पाली की बात करें तो प्रथम पाली में तमाम ऐसे मुद्दे छाए रहे थे। अगर दूसरी पाली की बात करें, जब 2 बजे से दूसरी पाली विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने शुरुआत की, तो उसमें कह सकते हैं कि हल्की सी गर्माहट देखने को मिली। तो सदन के भीतर जब कार्रवाई शुरू हो रही थी और सदन के वरिष्ठ सदस्य हेमलाल मुर्मू अपने भाषण को रख रहे थे सदन के पटल पर, तो कह सकते हैं कि उस बीच कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिसमें बीजेपी के नीरा यादव ने कई सवाल खड़ा करते हुए बेल तक पहुंच गए थे, जिसे अध्यक्ष कोर्ट से हटाने की बात कही है। कह सकते हैं कि घंटों चले इस सदन के बाद जिस तरह से तमाम मुद्दे सामने आए, चाहे मैया सम्मान योजना की बात हो, आंगनबाड़ी की बात हो, या झारखंड से जुड़े तमाम मुद्दे, जिस तरह से सरकार अपना पक्ष रखते हुए नजर आ रहे थे, वह विपक्ष उसका कहीं न कहीं विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। जब सदन की कार्रवाई समाप्त हुई है, जब सभी विधायक बाहर निकले, तो देखिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम विधायक क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। आपके चीफ मिनिस्टर सब पर आरोप लगाए हैं। अब देखिए, प्रदीप यादव जी पर मैं क्या बोलूं भाई। प्रदीप यादव कुछ कुछ बोलते रहते हैं, इसलिए बोलते रहते हैं कि मंत्री बन जाए, लेकिन मंत्री तो बनाता नहीं है, न बनाएगा। तो प्रदीप यादव उस लालच में रहते हैं, 5 साल बीत जाएगा। विधायक जी, आपने भी कहा था कि आपको आयातित तो पसंद नहीं है। देखिए, मैं इस बात के लिए हूँ कि मैं अपने जैसा चाहता हूँ सबको। तो आपके मैं अब पूरी बात सुन लीजिए, आपने प्रश्न किया, मैं जवाब सुनिए। क्योंकि मेरा संस्कार मुझे अनुमति नहीं देता है कि मैं जिस दल में हूँ और जिस दल ने मुझे यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है, तो मैं कोई दूसरे दल की ओर ताकू झाकू भी। तो हम भी चाहते हैं कि भाई जो जिस दल में है उस दल में रहे। क्या सीपी सिंह नेता प्रतिपक्ष के लिए तैयार है? देखिए, अब तो ऐसा पूछ रहे हैं जैसे कोई ऐसा चीज़ मिलने वाला हो जिसके लिए हमको तैयारी करना है। अरे भाई, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। पार्टी हमें जो भी आदेश देती है उसको निष्ठापूर्वक करने का काम करता हूँ। धन्यवाद। हमारा चिंता से बाहर हो गया, लेकिन हम उस तरह का व्यक्ति तो नहीं होगा। हम ये संघर्ष करके हमने यहाँ तक पहुंचा। हम संस्कार अपना के हम चलते हैं। उतना गिर के जो हेमलाल मुर्मू बात किया है, कभी एक दिन उसको समाज या प्रदेश के अंदर भी उसको अलग दृष्टि से आदमी देखने लग जाएगा। यही बात मेरा राय है। हम संस्कार संघर्षशील व्यक्ति हूँ, हम संस्कार को जानते हैं। और समाज के अंदर, प्रदेश के अंदर में वही हमारा आगे तक भी पहचान रहेगा। चलिए, देखिए, जिसका नियत, जिसका सोच ही बदल गया, जिसका नियत बोल के कोई चीज नहीं रह गया हेमलाल मुर्मू का, उसका क्या आलोचना कीजिएगा। एक साथ चलने वाला व्यक्ति इस तरह के बयान हमारा खबर में किया है। समय आएगा उसको हम एक दिन हम जवाब देंगे। दादा, अभी कि मैया सम्मान क्या जो अवैध तरीके से मैया सम्मान की राशि लिए है, अभी तो उसकी वसूली की जाएगी सरकार। ये सरकार के मानसिकता कुछ भी कर सकता है।
और यही सब करके फिर पूरा भी करेंगे। हम जनादेश को सम्मान करते हैं और कुछ समय कम करने दिया जाए सरकार को, और हम समझते हैं कि धरातल पर देखने को नहीं मिलेगा। केंद्रीय कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन की बिल की मंजूरी दी। हम वन नेशन वन इलेक्शन को हमने स्वागत करता हूँ कि देश के अंदर में, इस लोकतंत्र में, देश में ये अच्छा निर्णय है। हम स्वागत करता हूँ। थोड़ा सा उधर जाते गिर गया। सवाल आपको पहले बता दीजिए क्या सवाल पूछेंगे। अब हम विधानसभा से रिलेटेड सवाल का जवाब देते हैं। हम खाली सेंट्रल कैबिनेट से ही आप ही का है कि मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन की स्वीकृति प्रदान कर दी है। आप भी राज्यसभा की सदस्य हैं, आपका क्या मंतव्य रहेगा, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? हाँ। अभी जैसे वन नेशन वन इलेक्शन पर नहीं वो सब विधानसभा पीछे में खड़ा होकर और पूरा वोट ही आ रहा है आपका मैडम उधर नहीं कौन है? अच्छा पहले वन नेशन वन इलेक्शन। अच्छा आप लोग थोड़ा जल्दी से कर लो। आप लोग स्टार्ट कीजिए। मोदी कैबिनेट के द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव जो है वो पारित कर दिया गया है, जल्दी से सदन में भी पेश किया जाएगा। देखिए ऐसा है कि भाजपा चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, और इससे मुझे लगता है और हमारे इंडिया गठबंधन को भी लगता है, ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि इससे जो रीजनल पार्टियां हैं उनको बहुत नुकसान होगा, आम जनता को नुकसान होगा, क्योंकि रीजनल पार्टियां जनता से सीधे सीधे जुड़ी भी रहती है, और विशेष रूप से जो दुर्गम इलाके हैं, जंगल है, पहाड़ है और रिमोट एरियाज है, उसके साथ रीजनल पार्टियों का बहुत ज्यादा कनेक्शन रहता है। वो उनके हित के बारे में बात करते हैं, उनके मुद्दों को उठाते हैं। लेकिन केंद्र में जो बड़ी पार्टियां हैं एक दो, अगर सिर्फ उन पर भरोसा करके चुनाव लड़ा जाएगा, और वन नेशन वन इलेक्शन होने से ये होगा कि लोग जैसे आज अभी क्या करते हैं, एमपी इलेक्शन होता है तो उस समय वो केंद्र को ध्यान में रखकर वोट करते हैं। फिर जब यहाँ विधानसभा चुनाव कहीं होता है तो स्थानीय मुद्दों को लेकर वो अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं जो उनके ज्यादा करीब हो, और ऐसे में लोग दिग्भ्रमित हो जाएंगे। जब वोट देने जाते हैं तो दोनों को एक साथ देना है, तो कई बार वो एक ही सिंबल पे वोट करके चले आते हैं। तो इससे स्थानीय पार्टियां खत्म जैसी हो सकती हैं, ये खतरा है, और इससे जनता को नुकसान ये होगा। अभी आपने देखा कि झारखंड के चुनाव में बाहर से कुछ पंछी उड़कर आए और वो मंडराते रहे यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ एक दो मुद्दा लड़ाने भिड़ाने का, धर्म को लेकर, जाति को लेकर, नफरत फैलाने के मुद्दों को लेकर वो घूमे फिरे, फिर वो वापस चले गए तमाम पंछी उड़कर, और अब उनका कोई नामो निशान नहीं है, वो मुड़ के भी नहीं देखेंगे 5 साल के पहले। तो इस तरह से होता ये है कि अगर ये होगा वन नेशन वन इलेक्शन, तो ये खतरा है कि जनता के आम मुद्दों से पार्टियां भटक जाएंगी और केंद्र का कोई एक मुद्दा, एक एजेंडा पकड़कर वो चुनाव लड़ेंगे, और जिससे जनता ठगी से रह जाएगी। मैम, सरकार का तो कहना है कि इससे जो अतिरिक्त बोझ पड़ता है, आर्थिक बोझ पड़ता है, वो कम हो जाएगा, इससे देश को फायदा है। देखिए देश को है ऐसी चिंता सरकार को है, केंद्र सरकार को, तो सबसे पहले तो अपने पूंजीपति दोस्तों के जो इतने करोड़ों की जो लोन है उसको जो माफ कर दिया गया, उसके बारे में वो सोचते कितना 1000 करोड़ माफ कर दिया गया ऐसे लोगों का जो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उस पैसे को बचा लिया जा सकता था। अगर इतनी चिंता होती तो सब कुछ प्राइवेट के हाथों नहीं दे दिया जाता। आपको पता होगा कि कितने सारे पोर्ट, कितने सारे एयरपोर्ट और तमाम जो आम जनता की संपत्ति थी उसको किस तरह से प्राइवेट के हाथों में दे दिया जा रहा है। आप हवाई जहाज का किराया ही देख लीजिए ना। आप कल दिल्ली से रांची आने के लिए सुबह में 25,000 की टिकट मिल रही थी। जब बालासुर में रेल दुर्घटना हुई थी, कितने गरीब अपने प्रियजनों को ढूंढने के लिए
हवाई जहाज से जा रहे थे तो 4,000 की टिकट 80,000 तक पहुंच गई थी। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ ध्यान दे रहे हैं। अगर आप देश की जनता का हित चाहते हैं तो आप इधर से पैसा बचाइए ना। आप इलेक्शन के माध्यम से क्यों पैसा बचाने की बात कर रहे हैं? इसलिए मुझे लगता है ये जनता को गुमराह करने का एक तरीका है और वो नहीं चाहते कि क्षेत्र के लोगों का विकास हो, रिमोट एरिया के लोगों का विकास हो। आपने देखा कि किस तरह से हमारी सरकार ने, एक रीजनल पार्टी ने झारखंड में इतना काम कर दिया। अभी भाजपा का जो कार्यकाल था 2000 साल में झारखंड बना था और लगातार 17-18 साल तक लगभग भाजपा को यहाँ सरकार चलाने का मौका मिला। लड़कियों की तस्करी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। पूरे देश में हमारा झारखंड बदनाम था। नाबालिग लड़कियों को नौकरी देने के नाम पर बाहर ले जाते थे, प्लेसमेंट एजेंसियां खुल गई थी, कितने ट्रैफिकर्स ले जाते थे। पन्ना लाल ने कितनी हजार लड़कियों का तस्करी की है, लड़कियों की आप देख लीजिए, वो जेल में भी थे। तो ऐसे में यहाँ की लड़कियों को मैया सम्मान योजना देकर माननीय हेमंत सोरेन जी ने और इंडिया गठबंधन ने जो काम किया है, उनको सपोर्ट देने का कि वो अपने राज्य में रहकर सम्मानजनक रोजगार से जुड़े, उनको सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ दिया जा रहा है ताकि वो पढ़ाई ना छोड़ दे बीच में। सीएम एक्सीलेंस स्कूल खोले जा रहे हैं। आपको पता होगा कि यहाँ की प्रतिभाशाली लड़कियों को, लड़कों को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसी प्रतिष्ठित वैश्विक संस्थानों में भेजने का काम हमारी यहाँ की सरकार कर रही है। और तरह तरह से फोटो, खेल योजना, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, ग्राम गाड़ी योजना, बुआ आवास योजना, योजनाओं की लंबी फहरिस्त है। अभी आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि और कितना ज्यादा काम ये सरकार करेगी। तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रही है और पैसे बचाने की बात जहाँ तक है, ये सब सिर्फ दिखावा है। थैंक यू। देखिए, पहले बता दें कि जनादेश जो भी मिले, हम सभी पक्ष हो या विपक्ष उसको स्वीकार करते हैं और सम्मान करते हैं। हम कम है उसका मतलब ये नहीं कि आप अपमानित करें। सदन के अंदर में भाषा में संयम बहुत जरूरी है। अगर आप चाहेंगे कि हम बहुमत में हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार है और आप कुछ भी कहिएगा और हम सुन ले, ये कदापि नहीं होगा। और विशेषकर जो वरिष्ठ लोग हैं, कम से कम वरिष्ठ सदस्यों को ये समझना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। सदन में महिला सदस्य भी 12-12 है। आप सदन में कुछ भी बोलते हैं तो वो बाहर जाता है। लोग आपको देखते हैं, सुनते हैं, फॉलो करते हैं। तो आपको बहुत संयमित होकर के शालीनता पूर्वक बातों को रखनी चाहिए। आज आप देख रहे होंगे जो सत्ता पक्ष के लोग बोल रहे थे उसमें अंदर से अभिमान झलक रहा था। हमने भी मंत्री 5 साल निभाया, हमारी भी सरकार थी माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के नेतृत्व वाली। लेकिन आज भी आप उलट के देख ले, हम लोगों ने पूरी संयम शालीनता के साथ मंत्री रहने के बावजूद भी कभी किसी पर कुछ भी गलत हम लोगों ने नहीं कहा। तो आप अपने स्वभाव को बदलिए। आप सदन के अंदर में बोलते हैं तो सारे लोग आपको फॉलो करते हैं। यहाँ पर एक लीडर बोल रहे हैं, उसको सभी देखते हैं और आपकी बोली में इस प्रकार की संयम नहीं है, शालीनता नहीं है और माफी भी नहीं कम है तो हम स्वीकार करते हैं, लेकिन हम स्वाभिमान कभी नहीं करेंगे। इसलिए हमने कहा कि माननीय को माफी मांगनी चाहिए। आज बात हो रही थी महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर, उनके पक्ष और विपक्ष में। आप बोलिए, पक्ष विपक्ष है, विरोध करिए ना, उसका अधिकार है आपको। हम भी करेंगे, आप भी करिए, लेकिन संसदीय मर्यादाओं को रखते हुए आप संसदीय भाषा का प्रयोग न करें। अनुपूरक बजट पे चर्चा हो रही थी, आप करिए जो भी कहना है आपको सरकार के बारे की, हम ही ने झारखंड ऐसे किया, कौन दिया नहीं दिया, आप जो बोलना है बोलिए, लेकिन भाषा को संयमित करके। और कहीं ना कहीं इस प्रकार आज जिस प्रकार हमने सत्ता पक्ष के वॉइस में देखा है, एक अभिमान जो हर सदस्यों में दिख रहा था, तो ये अभिमान बहुत ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है। ठीक है, आपने मुंगेरी लाल के सपने दिखा के यहाँ पर पहुँचने का काम किया, जनता ने स्वीकारा, आपको जनादेश दिया,
उसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी बोले और हम बर्दाश्त करेंगे। हम ये कम जरूर हैं, लेकिन हम कमजोर नहीं हैं और हर एक बातों का जवाब हमारे पास है। हम पुरजोर तरीके से सदन के अंदर सत्ता पक्ष की कुछ भी गलत बातें रहेंगी उसे मुखर होकर के आवाज उठाने का काम करेंगे और आज हमने भी ये किया और आगे भी करते रहेंगे। अगर आप सम्मानजनक कोई बात करते हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं। आप जो भी बातें बोले, हमें प्रश्न पूछने का भी अधिकार है, सब अधिकार है, आपको बोलने का अधिकार, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर जरा सा भी बातों में शालीनता नहीं रहेगी और किसी को भी अपमानित करेंगे तो हम ये कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। छात्रों द्वारा जो मांग किया गया था उसको हम लोग सदन में भी रखने का काम किए और सीबीआई जांच और परीक्षा रद्द करने का भी मांग किए हैं और सरकार तरफ से भी आश्वासन मिला है कि उसको गंभीर पूर्वक बात को समझने का काम किया, सुने भी हैं और मुख्यमंत्री जी और अध्यक्ष जी भी उसको समझे हैं और छात्रों से भी वो लोग मिलने का काम किए, बोल रहे हैं कि मिलेंगे उन लोग से प्रतिनिधिमंडल। हम लोग भी आग्रह किए हैं कि वो लोग से मिलकर जो समस्या उसको निदान करें और भी क्षेत्र का समस्या आंसू पार्टी और माननीय सुदेश महतो जी के द्वारा जो दिया गया था उसको रखने का काम किए हैं। आज सुचारू रूप से आज चला है सदन और हमको लगता है कि इस तरह चलने से नए लोगों का, खास करके हम लोग जैसा लोगों को सीखने का मौका मिलेगा और गंभीर पूर्वक हर बार बात रखें। हमको 3 बार मौका मिला, तीनों बार झारखंड का मूलभूत समस्या को रखने का काम किए हैं। सभी को जोहार, जय झारखंड, जोहार, धन्यवाद। पोडियम में सीधे पोडियम आखिर में बोले कि माननीय है उनका बच्चे कहाँ पढ़ते उसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। वो बार बार 3 दिन से देख रहे सदन 2,500 रुपए के मैया सामान पे बहस कर रहा है। आप 2,500 रुपया दिए हैं कि अमृत दिए हैं कि कोई वरदान दिए, कोई समझ में नहीं आ रहा है। आप 2,500 रुपया नहीं लग रहा है, 2.5 लाख की सैलरी दे दिए। 3 दिन सदन में उसी चीज में बहस हुआ। इसलिए हमने कहा कि आपको एक गरीब आदमी को, एक लाचार व्यक्ति को 2,500 रुपया दिए हैं, उसका आप महिमा मंडन कर रहे हैं, तब सार्वजनिक कीजिए। और सार्वजनिक नहीं, हमने कहा कि अगर सच में 2,500 रुपये सम्मान है तो बस की सुविधा हो। जितने भी विधायक है वो रांची अपने आवास आएंगे, आवास में क्वार्टर मिले, उस क्वार्टर में रात को आएंगे और सुबह बस की सुविधा से माननीय विधानसभा में आएंगे। जब वो घर से आएंगे उनको टिकट मिले ट्रेन का फ्री में, वो ट्रेन अपने नजदीकी ट्रेन में बैठेंगे और वहां से बैठकर रांची आएंगे। रांची उनको क्वार्टर मिलेगा, क्वार्टर में माननीय बैठेंगे और सुबह को उनको बस की सुविधा हो और फिर वहाँ आएंगे। आप डीए लेंगे, दिन में 100 रुपया का रसगुल्ला और हलवा खाएंगे, 2,500 रुपया पे महिमा मंडन हो रहा है। पूरा 3 दिन का सदन इसी पे बहस हो रहा है। जैसे आप झारखंड के 24 साल के झारखंड के लोगों को कोई वरदान दे दी 2,500 रुपया, तो इसीलिए हमने स्पष्ट कहा कि आपके बच्चे बाल में लगाएंगे बनफूल और गरीब के बच्चे लगाएंगे धूल और आप महिमा मंडन करेंगे। जवाब नहीं मिला। जवाब किसमें है जो जयराम महतो के सवाल का जवाब दे सके? करे सार्वजनिक, करे तमाम 12 के 12 मंत्री पहले सार्वजनिक करे कि उनका बेटा उनकी बेटी कौन स्कूल पढ़ते हैं, उनका फी क्या है, करे सार्वजनिक। लेकिन क्या स्थिति है, पक्ष को चाहे विपक्ष को इस पर एकदम शांत। देखिए हम बीच में नहीं टोकते हैं। हम पक्ष क्या बोल रहा है, विपक्ष क्या बोल रहा है, हम सब सुनते हैं और जब हम बोलते हैं तो सदन सुनता है और हमारे बीच में कोई बोलेगा तो फिर छोड़ेंगे। सीजीएल पर भी आप उसी आक्रामक दिखे। बिल्कुल, क्यों नहीं दिखेंगे भाई? उस पर भी उदासीन जवाब रहा हो, कुछ क्यों नहीं रहे? गंभीरता नहीं दिखाई। कुछ नहीं। देखिए सरकार को भी मालूम है चुनाव समीकरण से जीत के आती है। लाठी तो छोड़िए, अगर आप यहाँ छात्रों पे अगर गोली कांड भी होता है तो सरकार को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चुनाव समीकरण से जीते जाते हैं, मुद्दों से नहीं जीते जाते हैं। सरकार को जो वोट देने वाला पक्ष है वो एक बहुत बड़ी आबादी है। छात्रों पे गोली भी चलेगी तो छात्रों को दोषी वो ठहराएंगे और बोलेंगे हम 2029 में यही सरकार को बनाएंगे। तो सरकार को भी मालूम है, वो दिल्ली की सरकार को मालूम है और रांची की सरकार को भी मालूम है कि चुनाव मुद्दों से नहीं, चुनाव समीकरण से जीता जाता है। इनके पास वो वोट का समीकरण है। अच्छा, जो बिल्कुल क्या गलत कहा हमने? ये 18 साल की लड़की को 2,500 रुपया देंगे और महिमा मंडन करेंगे। हमने कहा आप उसको अगर स्कूल जाने से पहले पैसा देंगे तो चाट छोला और सिंगाड़ा में खर्च करेगी, वो अपने
श्रृंगार के सामग्री में खर्च करेगी। आप स्कूल जाने दीजिए, उसके अटेंडेंस होने दीजिए, उसके बाद स्कॉलरशिप के रूप में 8,000 रुपया दीजिए, यही पैसा दीजिए, लेकिन नजरिया बदलिए। सरकार की उपलब्धि बता रही है अपना। उपलब्धि है कि क्या है वह जैसे जैसे दिन बीतेगा पता चलेगा। बैंक का भी कुछ उठाया था मामला। अरे यादव को तो मालूम ही नहीं चला कि हम कौन सा मुद्दा उठाए हैं, इसीलिए बोल रहे थे मैक्सिमम पढ़े लिखे छात्र मैंने विधायकों को भेजिए। आधो को मालूम है नहीं कि हमने कौन सा मामला उठाया, CD रेशियो क्या है इनको आधो को मालूम नहीं है। बिल्कुल देखिए वो रेशियो, वो मामला ये है क्रेडिट एंड डिपॉजिट। उसका मतलब है कि हमारे राज्य की जो बैंक हैं वो बहुत ज्यादा पैसा पड़ोसी राज्य के बैंकों को ट्रांसफर करती है, और क्या होता है हमारे राज्य के लोग ग्रसित हैं, शोषित हैं, और सबसे मजेदार बात मुख्यमंत्री उनके अध्यक्ष होते हैं। तो भाई उन पैसों को अगर आप अपने पास रखेंगे तो आप युवाओं को लोन दीजिए, आप किसानों को लोन दीजिए, आप महिलाओं को लोन दीजिए और उनको आत्मनिर्भर बनाइए। और RBI का गाइडलाइन कहता है कि 70% तक होना चाहिए, झारखंड का 36% है, बाकी जो स्टेट है वो 100% के आसपास है। तो आप तुलनात्मक अध्ययन में देखिए कि आप कितने पीछे इन विषयों में। जयराम जी, आपने जो बच्चों वाला सवाल उठाया उस पर उनको तकलीफ हुई होगी, आपने कहा कि जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, क्या तकलीफ है? 81 ज्यादा कि 3.25 करोड़ ज्यादा? 81 के बच्चों पे हमने सवाल उठाया, आपकी हालत खराब हो गई, और 3.5 करोड़ के बच्चे कहाँ हैं? धूल में है, सिलेट के जगह प्लेट लेके खिचड़ी खा के पढ़ रहे हैं। 81 के बच्चे मैंने अमृत वाले हो गए, और बाकी लोग क्या धूल में पलेंगे? बिल्कुल जांच होनी चाहिए, तभी सरकारी सिस्टम दुरुस्त होगा, नहीं तो कोई बजट का मायने नहीं है। कोई बजट का मायने, आप कितना भी अच्छा सुंदर बजट क्यों ना लाए, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा। पिछला बजट का आपने भी जिक्र किया कि यूज नहीं हो पाया, फिर बिल्कुल, जब प्रथम अनुपूरक बजट यूज हुआ ही नहीं तो फिर द्वितीय अनुपूरक बजट जो लेकर आप आए हैं ये केवल और केवल मंत्रियों की शान शौकत बढ़ाने की कार्य आएगा। जयराम जी, एक मामला कि 5 महीने तो चुनावी कार्य में निपट गया, आचार संहिता लागू था इसलिए नहीं। ठीक है, मौका दिया जाए, देखते हैं, अभी शुरुआत हुआ है, कुछ दिन देख लिया जाए सरकार को। कैसा रहा जयराम जी, एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका ये 4 दिनों का? ठीक ठाक रहा। अच्छा, सदन में जो आज सदन में जो हुआ वो कैसे आप देखते हैं? देखिए मेरे हिसाब से मर्यादा में नहीं थे, उन शब्दों से, चूंकि वे लोग माननीय है, वो कई वर्षों से राजनीति कर रहे हैं, उन शब्दों पे उनको परहेज करना चाहिए। ठीक, धन्यवाद। तो विधानसभा का विशेष सत्र के अंतिम और चौथे दिन आपने सुना कि किस तरह से सदन की कार्रवाई में क्या कुछ रहा, दिन भर क्या कुछ चला। ऐसे में जब तमाम विधायक बाहर निकले तो सभी ने कुछ सत्ता पक्ष की बात करें तो बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए, और अगर विपक्ष की बात करें तो उन्होंने सत्ता पक्ष पर कई निशाने साधते हुए नजर आए। ऐसे में अब 4 दिन का जो कार्य दिवस था समाप्त हो गया। अब तमाम जो विधायक और मंत्री हैं अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे और कहीं ना कहीं जन मुद्दों पर वो जनता के बीच में उतरने का काम करेंगे। जिस तरह से सदन 4 दिनों तक लगातार चला है और अंतिम दिन जिस तरह से सदन के भीतर और सदन के बाहर गर्माहट देखी गई है, इससे उम्मीद किया जा सकता है कि आने वाले शीतकालीन सत्र में एक बार फिर से सदन के अंदर गर्माहट नजर आ सकती है। सहयोगी फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।